वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है भाग 2 में यानी बहुत 14 तक जो है वो ऑब्जेक्टिव करा चुकी हूँ। अब देखिए 41 से देखते हैं। 41 से क्या कह रहा है? अस्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतें अंग हैं, यानी किसकी अंग हैं? अस्पष्ट एवं अस्पष्ट लागतें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है भौतिकी लागत का, दूसरा है वास्तविक लागत का, तीसरा ऑप्शन है औसत लागत का और चौथा है उपयुक्त सभी का। इसमें आंसर हमारा कौन सा होगा? तो भौतिकी लागत का, ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। उसके बाद देखिए 42 में क्या कह रहा है? येन किस देश की मुद्रा है? येन जो है, जैसे भारत का क्या होता है मुद्रा, क्या है? रुपया है। तो येन जो है, येन किस देश की मुद्रा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा है इंग्लैंड। तो इसमें हमारा क्या होगा? जापान की है। कहाँ की है? जापान की। उसके बाद देखिए 43 में क्या कह रहा है? विदेशों से पूंजी निवेश के आए हैं। विदेशों से पूंजी निवेश के आए हैं। पहला है लेनदार, दूसरा देनदारी। ठीक है, तीसरा में दे रहा है लेनदारी और देनदारी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? विदेशों से पूंजी निवेश के आए क्या हैं? ठीक है, तो लेनदारी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? क आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 44 में क्या कह रहा है? भुगतान संतुलन के वित्तीय लेन देनों से संबंधित खाता कहलाता है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है पूंजी खाता, दूसरा में है चालू खाता, तीसरा में है ऋण खाता और चौथा है भुगतान खाता। आंसर हमारा क्या होगा? तो पूंजी खाता, पूंजी यानी पैसा, यानी पूंजी खाता यानी जिसमें हम पैसे क्या करते हो? जमा रखते हो। उसके बाद देखिए 45 में क्या कर रहा है? विनिमय दर में वृद्धि लाता है। विनिमय आपको पता है, विनिमय यानी किसी भी वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु का लेन देन करना। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विनिमय कहलाता है। तो विनिमय दर में वृद्धि लाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुकूल भुगतान संतुलन, दूसरा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, तीसरा है भुगतान संतुलन और चौथा है मांग पूर्ति संतुलन। इसमें आंसर हो जाएगा पहला, अनुकूल भुगतान संतुलन। अब देखिए 46 क्या कह रहा है? पूंजी खाते का संबंध किसके स्थानांतरण से है? पूंजी खाते का संबंध जो है किसके स्थानांतरण से है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पूंजी, दूसरा है वित्त, तीसरा है संपत्ति और चौथा है दायित्व। पूंजी मतलब पैसा, वित्त मतलब राशि जहाँ मतलब इकट्ठा जमा करके रखा जा सके, संपत्ति यानी आपके जो मतलब आपके पास जो भी जैसे गाड़ी वगैरह हो, घर हो, वो सब आपका संपत्ति हुआ। और दायित्व तो होगा ही नहीं, पूंजी भी नहीं होगा, संपत्ति भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। यानी पूंजी खाते का संबंध किसके स्थानांतरण से होता है? तो वित्त के स्थानांतरण से होता है। उसके देखिए IMF, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान से देखिएगा। IMF का पूरा नाम क्या है? ठीक है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्या पहला ऑप्शन दिया है इंडियन मॉनेटरी फंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा है इंडियन मनी फंड, तीसरा है इंटरनेशनल मनी फंड और चौथा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हमारा घ होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब देखते हैं 48 में क्या कर रहा है? भुगतान शेष के घाटे को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आयात प्रतिस्थापन, दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन, तीसरा है उत्पादन में वृद्धि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। उसका देखिए 49 में क्या कर रहा है? अनुकूल भुगतान शेष की अवस्था कौन है? निर्यात, आयात, उसके बाद है आयात से निर्यात, उसके बाद निर्यात प्रोत्साहन और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा निर्यात से आयात।
उसका देखिए 50 में क्या करा है, यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन किया गया, यानी कब जो है यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन हुआ। तो पहला ऑप्शन दिया जनवरी 1999 में, दूसरा है फरवरी 1999 में, तीसरा है मार्च 1999 में, और चौथा है अप्रैल 1999 में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, फरवरी 1999 में जो है क्या हुआ था, तो यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन हुआ था। क्या हुआ था, तो यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन हुआ था। उसके बाद 51 में देखते हैं क्या कह रहा है, यूरोप के देशों की सामान्य मुद्रा है, यानी यूरोप के जितने भी देश हैं उनका सामान्य मुद्रा क्या है। सामान्य मुद्रा कहने का अर्थ है कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनका एक ऐसा मुद्रा जो सब देश में चलता हो। पहला ऑप्शन दिया है डॉलर, दूसरा है पौंड, तीसरा है यूरो और चौथा है स्टर्लिंग। ठीक है, तो इसमें यूरो जो है वो यूरोप के देशों का सामान्य मुद्रा कहलाता है, क्योंकि ये यूरोप के सभी देशों में सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त है, यानी वहाँ चलता है। उसका देखिए 52 में क्या कर रहा है, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के विनिमय दर का निर्धारण होता है। पहला मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा, दूसरा है व्यापारियों द्वारा, और तीसरा है अन्य देशों द्वारा, चौथा है रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होगा। ठीक है, 53 में देखिए क्या करा, वह प्रणाली जिसके द्वारा विभिन्न देश अपने व्यापारिक दायित्वों का निपटारा करते हैं क्या कहलाता है, यानी जितने भी देश हैं वो अपने व्यापारिक दायित्व का निपटारा जो है किस प्रणाली यानी किस संस्था के द्वारा करते हैं। पहला है विदेशी विनिमय प्रणाली के द्वारा, दूसरा है स्वदेशी विनिमय प्रणाली, तीसरा है मुद्रा कोष प्रणाली, और चौथा वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसमें क्या होगा, विदेशी विनिमय प्रणाली के द्वारा जो है क्या होता है, सभी देशों में जो है व्यापार दायित्व का क्या करता है, निपटारा होता है। अब देखिए 54 में क्या कर रहा है, विनिमय दर में वृद्धि लाता है, यानी किसके कारण से विनिमय के दर में वृद्धि होता है। पहला है ऑप्शन अनुकूल भुगतान संतुलन, दूसरा है प्रतिकूल भुगतान संतुलन, तीसरा है भुगतान संतुलन, और चौथा है मांग पूर्ति संतुलन। इसमें आंसर कौन सा होगा, तो अनुकूल भुगतान संतुलन जो है इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 55 में क्या कह रहे हैं, सरकारी बजट निम्नलिखित में से किसका विवरण है। पहला है अनुमानित व्यय, दूसरा है अनुमानित प्राप्तियों का, तीसरा है अनुमानित व्ययों और प्राप्तियों का, चौथा है वास्तविक व्ययों और प्राप्तियों का। तो इसका हो जाएगा अनुमानित यानी जिसको मान्यता प्राप्त हो, वैसे व्यय यानी खर्च करना, और प्राप्तियों का जो है आंसर हो जाएगा ग हमारा। ठीक है, 56 में देखिए क्या कह रहा है, राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। पहला है केवल कर, दूसरा है केवल ब्याज, केवल लाभांश व लाभ। लाभांश मतलब किसी व्यवसाय में हमको कितना भाग जो है लाभ हुआ है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी राजस्व प्राप्ति में ये सब शामिल होता है, कर भी शामिल होता है, ब्याज भी शामिल होता है, लाभांश भी शामिल होता है, इसीलिए हम सभी में टिक करेंगे। अब देखिए सरकार के दिन प्रतिदिन के व्ययों को निम्नलिखित में से क्या है, मतलब सरकार के दिन प्रतिदिन का जो व्यय होता है वो इनमें से क्या हो सकता है। तो पहला जो है योजना व्यय, दूसरा है गैर योजना व्यय, तीसरा है क ख दोनों होगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला होगा योजना व्यय, यानी योजना व्यय के तहत जो है सरकार दिन प्रतिदिन क्या करता है, व्यय करने का काम करता है, यानी खर्च करने का काम करता है। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो है थ्योरी भी आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, ऑब्जेक्टिव भी अलग से कराए जाएंगे, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें लास्ट में हम इससे जितने भी मतलब 20 प्रश्न जो पढ़ाने वाले हैं उससे जो है जुड़े हुए हम आपको 2 प्रश्न देंगे, उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। निम्नलिखित में से ये हमारा 58 प्रश्न है। ठीक है, 58 नंबर जो है प्रश्न है। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा
घाटा सरकार ऋण की आवश्यकता को दर्शाता है। पहला है प्राथमिक घाटा, दूसरा है आगम घाटा और तीसरा है वित्तीय घाटा। चौथा है बजट द्वारा निर्मित घाटा, घाटा यानी लॉस में जाना। ठीक है, तो क्या इसमें हो जाएगा प्राथमिक घाटा, यानी प्राथमिक घाटा के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि सरकार जो है वो ऋण में दबा हुआ है, ऋण यानी कर्ज में। अब देखिए 59 में देखते हैं क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो एकदम सामने दिया जाए। जैसे हम एक दुकानदार को पैसे देकर अगर उससे हम सामान लेते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से पैसे का आदान प्रदान हुआ। और अगर हम जो है क्या ऑनलाइन जो है खरीद रहे हैं, जैसे अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर दिया और सामान कोई आके दे दिया, तो वो अप्रत्यक्ष होता है। तो उसी प्रकार से कर भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से हम भुगतान करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है धन कर, दूसरा है आय कर, तीसरा है आयात कर और चौथा है निगम कर। तो आयात कर जो है हम हमेशा क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर के तौर पे ही देते हैं। अब देखिए 60 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है। पहला दिया है उत्पादन कर, दूसरा है उपहार कर और तीसरा है रोजगार, चौथा है बिक्री कर। तो उपहार कर जो है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, क्योंकि हम किसी को भी उपहार जो देते हैं तो वो क्या होगा, एक उसके सामने से देते हैं। ठीक है, 61 में देखिए 61 में क्या कह रहा है, जो कर आय पर निर्भर नहीं होता है कहलाता है। मतलब जो आय पर निर्भर नहीं हो वो क्या कहलाएगा। तो पहला दिया है अप्रत्यक्ष कर, दूसरा है प्रत्यक्ष कर, तीसरा है एक मुश्त कर और तीसरा है अनुपातिक कर। तो हमारा क्या होगा, एक मुश्त कर होगा। 62 में देखिए क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व है। पहला निर्यात शुल्क, दूसरा लाभांश, तीसरा ब्याज, चौथा फीस। तो हमारा होगा निर्यात शुल्क। निर्यात शुल्क मतलब कोई भी सामान जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ भेजने का काम करते हैं। 63 में देखिए क्या कर रहा है, किसके अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर, पहला ऑप्शन है उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, दूसरा है मूल्य स्तर बढ़ जाता है और तीसरा है निवेश मांग बढ़ जाती है, चौथा है ब्रांडों की मांग घट जाती है। हमारा क्या होगा, मूल्य स्तर जो है वो क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या होगा, मूल्य स्तर बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए 64 में क्या कर रहा है, कौन सा कथन सत्य है। यानी इन चारों को देखना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। अगर आप बुक पढ़े होंगे, उसके फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा। देखिए पहला में क्या करें, MPC प्लस MPS बराबर है 0 के। दूसरा में क्या करें, MPC प्लस MPS बराबर है किसके, 1। उसके बाद तीसरा में क्या करा है, MPC प्लस MPS बड़ा है 1 से। और चौथा में MPC प्लस MPS जो है वो क्या है, छोटा है 1 से। तो हमारा हो जाएगा ख, यानी MPC प्लस MPS जो है बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितना, 65 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 65 क्या कर रहा है, प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि पहला है जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनिमय कर दिया जाता है। दूसरा है जो कुछ बचाया जाता है उससे कम विनियोग किया जाता है। और तीसरा है जो कुछ बचाया जाता है उससे अधिक विनियोग किया जाता है। चौथा उपयुक्त सभी स्थितियां संभव हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पहला होगा, क्या होगा, पहला होगा जो कुछ बचाया जाता है, जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण नियोग कर दिया जाता है। इसमें हम आपको 5 प्रश्न एक्स्ट्रा पढ़ा दिए हैं ताकि आगे के प्रश्न जो है हम 20-20 आपको पढ़ाते रहेंगे।
देखिए 2 प्रश्न हम आपको देने वाले हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी किया कीजिए, लाइक भी करना मत भूलिएगा।